गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो हमारी डी ब्रोई हाइपोथेसिस थी उसको हमने अच्छे से कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली जो उसके अंतर्गत थ्योरी इन्वॉल्व थी वो, और उसके अंतर्गत जो कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे उनको हमने अच्छे से फाइंड कर लिया था। आज के लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस करेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए हमेशा का वही तरीका है, जो भी टॉपिक करो उसके अंतर्गत जो भी कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो नोट करने लायक है, कोई भी फॉर्मूला है, उसको आप हमेशा क्या कीजिए, अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एक और हम हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ ब्रीफली, ताकि क्या है लेक्चर के दौरान आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो इस न्यूमेरिकल जो मैंने लिखा है इसको पढ़ने से पहले आपको मैं एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। डी ब्रोई हाइपोथेसिस के अंतर्गत जो बेसिक फॉर्मूला हमने काम में लिए थे वो क्या कहते हैं, इसको एक बार हम लिस्टिंग कर लेते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला तो आपका यही था, लैम्डा इक्वल टू h/p, क्योंकि डी ब्रोई हाइपोथेसिस क्या दर्शा रही है, आपके डुअल नेचर ऑफ मैटर को दर्शा रही है। अर्थात जो आपका पदार्थ होता है उसकी दोहरी प्रकृति को दर्शाती है। अर्थात ऐसा भी आप कह सकते हो कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल होता है वो कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगी प्रकृति दर्शा रहा है। तो देखिए लैम्डा तरंगी प्रकृति, मोमेंटम कणीय प्रकृति, तो एक तो ये फॉर्मूला निकल करके आया था। फिर आपने लैम्डा को h/mv भी रख सकते हो आप। फिर हमने दो केस की बात की थी, एक हमने बात की थी रिलेटिविस्टिक केस की, एक की थी नॉन रिलेटिविस्टिक केस की। दोनों को आपने कैसे कंसिडर किया कि जब वेलोसिटी अगर c की तुलना में बहुत कम है तो वो था आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस। उस केस के लिए हमने क्या कहा था कि जो आपका लैम्डा होगा वो होगा h/√2me। तो एक ये फॉर्मूला काम में लेना है। लेकिन यहाँ पर जो E है वो आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी कह दो या काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली। और अगर आपका जो V है वो C के कंपेरेबल है, यानी C की तुलना में उसको आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हो, तो उस स्थिति में जो आप केस कंसिडर करोगे वो करोगे रिलेटिविस्टिक केस। और उस केस में आपके जो E होती है टोटल एनर्जी, वो तीन तरह के फॉर्मूला हमने लिखे थे। एक लिखा था mc², एक लिखा था E² इक्वल टू m0² c4 प्लस p² c², और एक लिखा था E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। ये तीनों एक ही चीज़ है। और इसका और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने जो फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड किया था वो था हमारा लैम्डा इक्वल टू SC/K ब्रैकेट में K प्लस 2m0c²। तो ये फॉर्मूला आपको कब काम में लेना है, जब आपको ये पता चल जाए कि आप जिस केस को कंसीडर कर रहे हो वो कैसा है, रिलेटिविस्टिक केस है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूमेरिकल अप्रोच में आप कैसे पता लगाओगे कि दिया हुआ केस रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसका पता लगाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी वो अगर रेस्ट मास एनर्जी की तुलना में बहुत कम है आपकी, तब आपका जो केस होगा वो होगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस। और अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेस्ट मास एनर्जी की कंपेरेबल में है, कंपेरेबल का मतलब हो गया कि आप उसको उसकी तुलना में नगण्य मान के नहीं छोड़ सकते हो, तब जो केस कंसिडर करोगे आप वो करोगे रिलेटिविस्टिक केस। तो ये दो ट्रिक है जो आपको पता रखनी है, और जो फॉर्मूले इसके अंदर इन्वॉल्व है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब कल हमने एक टॉपिक और देखा था जिसके अंतर्गत हमने कहा था कि डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, उसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए। वहाँ मैंने एक लाइन लिखी थी, इसको मैं इस न्यूमेरिकल को तो बाद में करेंगे, मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हमने लिखा था डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल, ये हमने हेडिंग लिखी थी एक। इसमें थोड़ा करेक्शन है, केवल चार्ज पार्टिकल नहीं है, वहां आप करेक्ट कर लेना, डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन एक्सीलरेटेड, क्योंकि हमने क्या किया था, v वोल्ट विभवांतर से उसको क्या किया था, त्वरित किया था, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो हेडिंग हो जाएगा डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। V, या इसको आप हिंदी में कैसे लिखोगे, किसी त्वरित आवेशित कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। फिर तरीका तो पूरा वही था, उसके लिए जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, लैम्डा इक्वल टू h/√2m/qv, ये फॉर्मूला निकल करके आया था। फिर आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो उसके लिए Q अलग हो जाएगा, m आपका वहां पर नोट कर लेना, m क्या था, रेस्ट मास था, m क्या था आपका, रेस्ट मास। प्रोटॉन के लिए होपफुली आपने निकाल लिया होगा, ठीक है ना, वो आपका ही होमवर्क है, वो आपको ही निकालना है, आपको ही मान निकालना उसका, ठीक है ना, मैं उसको नहीं बताने वाला हूँ, आपको करना है उसको। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने निकाल के बताया था, कितना था, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। तो ये सारे इसके अंतर्गत आपके क्या कह सकते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे जो आपको एक जगह लिस्टिंग कर लेनी है, ताकि आपके एग्जाम में ये बहुत काम आएंगे। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं।
जो न्यूमेरिकल आज हमें करने हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी क्या है, मौसम के चक्कर में थोड़ा जुकाम भी हो रखा है, तो ये भी एक हर्डल है एक प्रकार का। चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोई तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या कह दिया, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करनी है, डी ब्रोई वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो डी ब्रोई वेवलेंथ के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, आपको ये पता है। फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला तो केवल क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा लिखना है। अब आपको क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपको क्या दे रखी है, गिवन है। वो कितनी है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये केस जो है वो आपका रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो सिंपल सा तरीका क्या है, आपको मैंने बताया कि आप काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी को कंपेयर कीजिए। तो आपको याद होगा कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, रेस्ट मास एनर्जी विराम द्रव्यमान ऊर्जा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, विराम द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है ना, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, m0c²। और इसका मान आपको याद है, याद नहीं तो आपको याद रखना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ये सब आपको एज इट इज याद रहने चाहिए। वैसे आप निकाल सकते हो, निकालोगे कैसे, ये लो m0 आप रखोगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, c होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको आप रख के सॉल्व करोगे तो आपके जो फाइनली मान आएगा वो आएगा 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद ही है, वैसे भी पर नहीं है तो आप निकाल सकते हो। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हो, या इसको आप क्या कह सकते हो, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि 1 मिलियन में कितना होता है, 10⁻6 होता है, किलो में 10⁻3 होता है। तो मैंने 3 पावर का में लिख तो कितना हो गया, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या पता चल गया, m0c² पता चल गया, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप खुद सोचिए, क्या ये दोनों, इसको मैं इसकी तुलना में नगण्य मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ। इतना छोटा नहीं है कि आप इसको नगण्य मान के छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर ये 511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तब तो आप इसको नगण्य मान के छोड़ सकते थे, लेकिन ये क्या है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एकदम नगण्य नहीं है। नगण्य नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये केस आपका कैसा हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक केस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फाइंड करना है। तो ये जो केस है वो आपका कैसा केस है, रिलेटिविस्टिक केस। आप लिखना बिल्कुल, ये लिखना, फिर नीचे एक लाइन लिखना आप एरो लगा करके। स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की दी गई गतिज ऊर्जा उसके विराम द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना में नगण्य नहीं है, अतः उपरोक्त जो स्थिति है वह आपेक्षिकता की स्थिति है, ठीक है ना। गिवन कंडीशन इज रिलेटिविस्टिक कंडीशन, ये रिलेटिविस्टिक केस। सो इन दिस केस डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, ठीक है ना। अर्थात उपरोक्त स्थिति में इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे आप, लैम्बडा इज इक्वल टू hc अपॉन k प्लस ट्वाइस m0c²। बस फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब h का मान आप जानते हो क्या होता है, c का मान आप जानते हो क्या आता है, k आपको गिवन है, और m0c² इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता ही है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब इसमें आप सारे मान रखिए और फाइनली आप अपना आंसर निकाल लीजिए। उसको मैं यहाँ करने वाला नहीं हूँ, वो मैथमेटिक्स है जो आपको करनी है। आंसर क्या रहा है वो मैं आपके लिख देता हूँ। क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका आपके 0.037 एंगस्ट्रॉम। ये आप अपना चेक कर लीजिएगा। तो किस प्रकार से आपको करना है मैंने बता दिया, बेसिक फॉर्मूला तो यही है। फिर गिवन रेस्ट मास एनर्जी उस पार्टिकल की आपको पता है, फिर आप कंपेयर करके देखिए और उससे ये पता लगाइए कि केस कौन सा है, नॉन रिलेटिविस्टिक है या रिलेटिविस्टिक है, और फिर जो फॉर्मूला आपको काम में लेना है वो आप आराम से लीजिए। तो ये एक न्यूमेरिकल था, बिल्कुल बेसिक था लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्या होता है, इससे √2me से भी निकाल देते हैं, इससे भी निकाल देते हैं, आपको 2 ऑप्शन देते हैं, तो फिर उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही ऑप्शन सही माना जाएगा जो जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होगी, जिसमें आपको ये चीज़ पता होगी कि ये केस काम में लेना है या वो केस काम में लेना है। तो आपको अच्छे से पता चल गया। एक न्यूमेरिकल हम और ट्राई कर, तो अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं उसको कैसे करना है। वो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के
प्रोटॉन के संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रोटॉन है, और आपको उसकी एनर्जी दे रखी है कितनी, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिक फॉर्मूला तो आपका क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू h/p है, ये तो आपको हमेशा लिखना है। फिर गिवन क्या है, गिवन आपको दे रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन, वो कितनी दे रखी है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो केस है वो कैसा है, रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो उसके लिए सीधी सी बात है, आपको क्या पता करनी पड़ेगी, प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी। तो आप लिखिए रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन। एक प्रोटॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा वो कितनी होती है, फॉर्मूला सेम है, m0c²। अब प्रोटॉन के लिए m0 क्या होगा, वो आपको पता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, और c का मान आपको पता है। इसको जब आप रख के सॉल्व करोगे तो जो आपके मान आएगा वो आएगा 939 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपको एज इट इज हमेशा याद ही रखना है, ठीक है ना। प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन, इन सबको याद रखना है। तो अब देखिए ये और ये 939 की तुलना में एक तो क्या है, बिल्कुल नगण्य है। तो इस केस में अब क्या है, जो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट मास, उसकी रेस्ट मास एनर्जी की तुलना में क्या है, नगण्य है। तो ये कैसा केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा आपका नॉन रिलेटिविस्टिक। बस इस तरह से आपको चेक करना है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तो इसमें फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, लैम्बडा इक्वल टू h/√2me। h पता है, प्रोटॉन के लिए m पता है, e आपको दे रखा है। सिंपली आपको क्या करना है, मान रखना है और सॉल्व करना है। और इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। इसका आएगा 2.87 × 10⁻⁴ एंगस्ट्रोम, सॉरी मीटर, ठीक है ना। ये इस तरह से मीटर में आएगा, मीटर में नहीं सॉरी एंगस्ट्रोम में, जो भी है वो आप देख लेना। तो मैंने बुक से आंसर लिखा है, तरीका आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपके अपना पता है कि 2.87 × 10⁻⁴ एंगस्ट्रोम। तो कैसे पता करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखिए। किस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, रेस्ट मास एनर्जी आपको पता है, और आप पता लगाओगे कि केस कौन सा है, रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो इस तरह से आप इस चीज को कर सकते हो। अब कैसा भी न्यूमेरिकल आपके आए आप आराम से कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल थे, डी ब्रोई हाइपोथेसिस से रिलेटेड। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। उस टॉपिक में आपका जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। वो क्या है, वो सब उसमें आएगा। तब इन सभी समीकरणों का वापस यूज होगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, वहां हम और ज्यादा अच्छी न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेज करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में फिलहाल मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं, ठीक है ना। तो डी ब्रोई हाइपोथेसिस जो हमारा टॉपिक था उसको हमने बड़े अच्छे से कर लिया। इसके लगभग 3 लेक्चर बने थे। एक लेक्चर आपके न्यूमेरिकल का हो गया, एक लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझा, और एक में उसमें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे उनको देखा था। बिल्कुल छोटा टॉपिक है, लेकिन लेक्चर इसलिए बड़े बन गए ताकि आप कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर छुपा हुआ उसको आप आसानी से समझ सको। और करना क्या, डी ब्रोई हाइपोथेसिस तो केवल एक लाइन की, जो मैंने लाइन लिखी थी ना, किसी कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बस खत्म हो गया डी ब्रोई हाइपोथेसिस। या आप ऐसा भी जो एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा था कि एनी मैटेरियल पार्टिकल हैव नॉन जीरो रेस्ट मास व्हाटएवर इट्स नेचर इन मोशन इट इज इक्विवेलेंट टू ए वेव एंड इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h/p। बस खत्म है। बाकी तो जो मैंने सारी चर्चाएं बताई थी वो उसके अंदर फिजिक्स जो थी या कॉन्सेप्ट जो था उसको समझने, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैंने बताई थी। और जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे उनको हमने एक एक करके सारी लिस्टिंग कर ली। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपका। थैंक यू।